नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड की 2 राजधानियों के बारे में बात किया था। अब चलते हैं उसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रायसीना डायलॉग 2020 के बारे में है। ये क्या है रायसीना डायलॉग? यह भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। इसका मतलब ये हुआ कि यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, विश्व समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह 2016, 17, 18 और 19 में इसका आयोजन किया जा चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, यह अपने तरह का यह 5वां संस्करण था, क्योंकि 4 संस्करण पहले हो चुके हैं। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो 2 संस्थाएं हैं जो मिल करके इसका आयोजन करती हैं। एक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय। आपको इसको याद रखना है, ORF और विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था? इस संस्करण का थीम 21 at 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। इसका मतलब ये हो गया कि 21वीं सदी, 21 का मतलब यहाँ पर क्या है, 21वीं सदी, और 20 का मतलब 2020, अर्थात जो 21वीं सदी का 2020 वर्ष है, यह एक नया युग यहाँ से शुरुआत होगा। ठीक है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, अल्फा का मतलब होता है न्यू एरा, नया युग। ठीक है, तो 21 at 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत किया था, और हमारे मोदी जी भी मौजूद थे। इसमें 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। तो अपने तरीके से ये भारत में IR से संबंधित काफ़ी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे चलते हैं। 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट अर्ली ईयर्स। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? एक NGO है जिसका नाम है प्रथम। एक प्रथम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यह रिपोर्ट जारी करता है। यह आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस टॉपिक से। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो हमारा ग्रामीण भारत है उसमें 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे स्कूल में नामांकित हैं, वो पढ़ने जाते हैं, साथ ही उनमें पढ़ाई का स्तर क्या है, ठीक है, वो बुनियादी गणित सॉल्व करने में सक्षम है या नहीं है, उनके अंदर बेसिक रीडिंग की कैपेसिटी है या नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या खास बात है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी जिलों को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। 24 राज्यों के 26 जिलों को इसमें कुल शामिल किया गया था, और 1514 गाँवों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यूपी का लखनऊ और वाराणसी जिला भी शामिल है। हालांकि ऐसे जिलों को शामिल किया गया जहाँ पर शैक्षिक स्तर काफ़ी उच्च है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें रिपोर्ट में क्या बताया गया? इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। इसके अलावा स्कूलों में जहां 4 वर्ष के 91.3% बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया, वहीं 8 वर्ष के 99.5% बच्चे नामांकित हैं। अर्थात इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के अधिकांश बच्चे किसी न किसी प्रकार के स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, उसमें उनका नामांकन किया गया है। हालांकि अगर ये थोड़े जो गरीब ज़िले हैं वहाँ पर इसका सर्वेक्षण होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण। कोलकाता पत्तन न्यास का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास कर दिया गया। ठीक है, इसकी 150वीं वर्षगांठ पर जब कोलकाता पोर्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो मोदी जी ने इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया। 2017 में भी एक पोर्ट का नाम बदला गया था, कांडला पत्तन न्यास का नाम बदल करके दीनदयाल पत्तन न्यास किया गया था। ये 2017 की बात है। कौन सा कानून है जिसके द्वारा ये सब पोर्ट के नाम बदले जाते हैं? तो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, 1908। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हमारी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, अर्थात ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो अभी मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हैं, उन्हें सभी मौसम में पहुंच को उपलब्ध कराना था, उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ना था। ठीक है, 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और 2013 में
इसकी दूसरे फेज की मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन अब जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड है। अब इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई 18 दिसंबर 2019 को। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में इसके तीसरे चरण की शुरुआत किया। टारगेट क्या रखा गया? टारगेट रखा गया 1,25,000 किलोमीटर लंबाई तक सड़कों का कंसोलिडेशन करना। उद्देश्य है इसका कि जो ग्रामीण कृषि बाजार हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको मुख्य बस्तियों से जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण होगा, फंडिंग होगी, वो 60:40 का रेशियो होगा। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी स्टेट हैं वहाँ पर 90:10 का होगा। सेंटर यहाँ पर अगर 100 रुपये खर्च होता है तो जो सामान्य राज्य हैं वहाँ पर 60 रुपये सेंटर देगा, 40 रुपये कौन देगा? स्टेट देगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट हैं वहाँ पर फंडिंग का रेशियो क्या होगा? 90 रुपये सेंटर देगा और 10 रुपये कौन देगा? स्टेट देगा। ठीक है, इसका टारगेट कब से कब तक रखा गया? 2019 से 2024-25 तक, 2019-20 से 2024-25 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं और 9 अनुसूचित जाति के लिए और 28 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें विद्यमान हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही नए झारखंड राज्य के गठन के लिए काफ़ी आंदोलन किया था। ठीक है, तो बाद में ये गठबंधन सरकारें बनाते हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इनकी लोकेशन देखना। झारखंड की लोकेशन देखें तो झारखंड जो है वो, हालांकि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट आप थोड़ा समझ सकते हैं। झारखंड का अगर मैप देखें तो झारखंड किससे बाउंड्री बना रहा है? बिहार, वेस्ट बंगाल और नीचे उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो झारखंड से लगता है? वो है सोनभद्र। सोनभद्र को देखें तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP 4 स्टेट से ये बाउंड्री बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुशासन सूचकांक 2019 के बारे में है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस ये देखता है कि किस राज्य में शासन कितनी बेहतर तरीके से, कितनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से चलाया जाता है। शासन और सुशासन में अंतर है। ये आपका गवर्नेंस का टॉपिक भी है मेंस का। ठीक है, आपकी मेंस और PT की पढ़ाई कभी अलग नहीं होती, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, तो सुशासन सूचकांक 2019 के बारे में है। कौन जारी करता है इसको? डारपग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवेंसेस, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, और CGG सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इनके द्वारा, इनके तकनीकी सहयोग से इसका विकास किया गया है। 2 संस्थाएं याद रखनी है आपको, डारपग और CGG सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। आगे चलते हैं। इसमें 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर, अच्छा 25 दिसंबर को ही क्यों? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। 25 दिसंबर को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसमें 3 समूह रखे गए, बड़े राज्य और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इनमें 3 डिवीज़न किया गया और इसके आधार पर रैंकिंग बनाई गई। इसमें कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो काफ़ी बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में कुल 50 संकेतक को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से 50 संकेतक इसमें हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम रैंकिंग पे बात करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि पहले बड़े राज्य, फिर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो हम अगर बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में गुड गवर्नेंस में कौन टॉप पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 2-2 तो आपको याद ही रखना होगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये हैं बड़े राज्य। अब हम बात करें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की, तो इसमें हिमाचल और उत्तराखंड टॉप पर हैं, साथ में त्रिपुरा भी 3rd नंबर पे है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूटीज की बात करें तो पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली टॉप 3 स्टेट्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर इस इंडेक्स में है? तो ये संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है, अर्थात सबसे लास्ट ही है। ठीक है, 18 बड़े राज्य हैं तो उसमें इसका स्कोर है 17वां।
स्कोर 4.25 है, स्थान कौन सा है, 17th है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय पोषण कृषि कोष पूछा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, लेकिन आप देख सकते हैं एक नज़र। भारतीय पोषण कृषि कोष, आपको पता है कि जो SDG है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें विभिन्न गोल्स और टारगेट रखे गए हैं। इसमें जो SDG 2 है वो कहता है कि 2030 तक पूरी दुनिया से भुखमरी ख़त्म कर दी जाएगी। SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण की बात करता है। SDG 6 शुद्ध जल और स्वच्छता की बात करता है। PCS 2019 में SDG 6 पूछा गया था। ठीक है कि शुद्ध जल और स्वच्छता का संबंध SDG में से किससे है, तो SDG 6 था। तो इन टारगेट को पूरा करने के लिए भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा, 18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF के साथ मिलकर के भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई है। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, साथ में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा हैं, उन्हीं के नाम पे एक NGO बनाया गया है और ये पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मुख्यतः स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का 250वां सत्र। राज्यसभा के बारे में आपको पता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन है। हमारे यहाँ 2 सदन हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। राज्यसभा के 249वें सत्र के अंत तक इसकी कुल 5466 बैठकें हो चुकी है। पिछले 67 वर्षों के दौरान 108 संविधान संशोधन विधेयक सहित कुल 3817 विधेयकों को पारित किया गया है। ये बिल्कुल याद रखना नहीं है। ठीक है, चलिए जो ज़रूरी बातें हैं वो कर लेते हैं। सत्र, आपको पता है कि हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं और 2 सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अर्थात 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। जो इसका शीतकालीन सत्र हुआ वो 18 नवंबर 2019 से शुरुआत हुआ और यही इसका 250वां सत्र था। ठीक है, जो कि 13 दिसंबर 2019 तक चलता है। इसमें प्रतिदिन लगभग 9.5 तारांकित प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। यहाँ पर आपको पता है कि जब संसद में सवाल पूछा जाता है तो 2 प्रकार के सवाल होते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर संबंधित मंत्री को मौखिक रूप से देना पड़ता है। अगर किसी ने पूछा है तो मौखिक रूप से उसका उत्तर देंगे और जो मौखिक रूप से पूछा जाता है उसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और अनुपूरक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली, तो उसने फिर से पूछ दिया कि दिल्ली कहाँ पर है। स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली भारत में है। इस तरीके से कोई भी अनुपूरक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर उससे उत्तर अपना पूरा ना लगे। ठीक है, तो जबकि जो अतारांकित क्वेश्चन होते हैं उनका उत्तर कैसे दिया जाता है, लिखित रूप में दिया जाता है। और जब आप लिखित रूप में कोई उत्तर देंगे तो क्या उससे अनुपूरक प्रश्न पूछ पाएंगे? जी नहीं, उसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इस सत्र में, ये जो 250वां सत्र था, इसमें पिछले 67 वर्षों में पहली बार सदस्यों के द्वारा मूल भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, संथाली, इसमें अपनी बात रखी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें भारतीय संविधान का अंगीकरण का 70वीं वर्षगांठ भी थी 2019 में। तो इस वजह से 26 नवंबर 2019, क्योंकि आपको पता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हालांकि पूरा संविधान नहीं, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों, आखिर 26 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी गई? 26 नवंबर को ही हमने अपना पूरा संविधान क्यों नहीं अपना लिया? इसलिए क्योंकि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है तो यही वो डेट है जब कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र नहीं। इस दिन को याद रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, तो 26 नवंबर 2019 को दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था। और जब संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए संसद में एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है, जहां पर वो हॉल काफ़ी बड़ा है, जहां पर दोनों सदनों के सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें।
और हाँ, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर वो ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है। और जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। इसी अवसर पर 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 250 रुपये मूल्य का चांदी का एक सिक्का और 5 रुपये मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। ये कहाँ पर है? आपको पता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, वहाँ पर काफ़ी अलगाववाद, उग्रवाद जैसी घटनाएं विद्यमान हैं। तो मेघालय राज्य में 2010-11 से उग्रवाद का वहाँ पर सामना मेघालय राज्य के द्वारा किया जा रहा है और वहाँ पर कई ऐसे संगठन हैं जो सक्रिय हैं अभी उग्रवादी समूह के रूप में, जैसे गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ये ऐसे संगठन हैं जो वहाँ पर हिंसात्मक गतिविधियों को करते हैं और जान माल को नुकसान पहुँचाते हैं। इस वजह से सरकार ने इस हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये संगठन कहाँ का है? इंडिया का है, पाकिस्तान का है? तो इंडिया का है। इंडिया में भी कहाँ का? तो मेघालय का है। ठीक है, यहाँ पर किस कानून के तहत इसको अवैध घोषित किया गया? तो आप देख सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, मेंस का। आगे चलते हैं। सिसेरी नदी पुल। सिसेरी नदी पुल 15 नवंबर 2019 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बीआरओ की ब्रह्मांक परियोजना। बीआरओ के द्वारा अरुणाचल में 4 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, वर्तक, अरुणांक, उदयक और ब्रह्मांक। ठीक है, आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ये चीज़ें क्या हैं? अरुणांक, उदयक, ब्रह्मांक और वर्तक, ये अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ के द्वारा संचालित 4 परियोजनाएं हैं। तो इस पुल का जो उद्घाटन किया गया वो ब्रह्मांक परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, सिसेरी नदी पुल। क्या जरूरी है इस पर याद रखना? अरुणाचल प्रदेश की सिसेरी नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया। लंबाई 200 मीटर है और यह किसको किसको जोड़ेगा? अरुणाचल की दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रबंग पुल का उद्घाटन यह भी अरुणाचल में ही है। अरुणाचल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने राज्य की ऊपरी सियांग जिले में रबंग पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? बीआरओ के द्वारा ही। ये ब्रह्मांक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। चलिए, भारत का नया राजनीतिक मानचित्र। जब जम्मू कश्मीर से जो हमारा संविधान का आर्टिकल 370 है उसमें संशोधन किया गया और 370 के कुछ हिस्से को हटा दिया गया, तो उसके बाद एक नया मानचित्र जारी किया गया जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में दिखाया गया। ठीक है, साथ ही जिलों का भी बंटवारा कुछ किया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 से एक नया मानचित्र भारत में लागू हुआ। इसको जारी किसके द्वारा किया गया? 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार के द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र, जो कि 9वां संस्करण है, जारी किया गया। ये तैयार किसके द्वारा किया गया? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटीज़ के रूप में दिखाया गया। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले, कारगिल और लेह। बाकी ज़िले किस में आ गए? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब अभी तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य बच गए 28। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए? तो जी नहीं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बल्कि चूँकि अभी दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसीलिए 28 राज्य के बाद कितने बच जाते हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ शेयर भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।